नमस्कार, आज का मुद्दा में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका और आज हम बात करने वाले हैं दुर्गा का साथ, मथुरा की बात, चुनाव का शंखनाद। उत्तर प्रदेश में होने वाले 2022 विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। चुनाव आयोग ने भी साफ कर दिया है कि चुनाव अपने तय समय पर ही होंगे। चुनाव से ऐन पहले यूपी में सबसे बड़े नए नौकरशाह की तैनाती कर दी गई है। ब्राह्मण चेहरा नए चीफ सेक्रेटरी दुर्गा शंकर मिश्रा के नेतृत्व में यूपी के चुनाव होंगे और ये भी तय हो गया। चुनाव से पहले अमरोहा में सीएम योगी ने काशी मथुरा का पुराना राग फिर से छेड़ दिया है। ऐसे में अब यूपी का चुनाव विरोधियों के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। बीजेपी ने चुनाव से पहले अपनी बिसातें बिछा दी हैं। ये बिसात बीजेपी को सत्ता के सिंहासन तक पहुंचाएगी या नहीं पहुंचाएगी? नए मोहरे बीजेपी के लिए 2022 में मुफीद साबित होंगे या नहीं साबित होंगे, ये बड़ा मुद्दा है। इसी मुद्दे पर बातचीत करें, लेकिन इससे पहले आपको बता देते हैं कि जिस तरह से नए मुख्य सचिव की उत्तर प्रदेश में तैनाती की गई है, ठीक चुनाव से पहले इस तैनाती को लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं। आपको बता दें कि दिसंबर महीने में कार्यकाल दुर्गा शंकर मिश्रा का समाप्त होने वाला था, लेकिन उसी समय पर भाजपा सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव के रूप में न सिर्फ इनकी तैनाती की गई है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, केंद्र सरकार के साथ जो रिश्ता रहा है, जिस तरह से काम किया है, दिल्ली मेट्रो से लेकर कानपुर में, आगरा में कई पदों पर काम करके सामने आए हैं दुर्गा शंकर मिश्रा। ऐसे में बड़ा सवाल यह भी है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति को बेहतर तरीके से समझते हैं। ये बात हम सभी जानते हैं कि शासन और प्रशासन के सुरताल यदि एक हो, कदम ताल यदि एक हो, तो कहीं ना कहीं तमाम लचर रवैयों से जहां मुक्ति मिलती है, वहीं कहीं ना कहीं जो बार बार आरोप लगते हैं कि शासन और प्रशासन साथ नहीं है, उससे भी कहीं ना कहीं पीछा छूट सकता है आगामी समय में। और इसका कितना फायदा चुनाव में होगा, ये हमें कहने की जरूरत नहीं है। इस बात का अंदाजा साफ साफ लगाया जा सकता है। इसी मुद्दे पर आप चर्चा करेंगे और इससे पहले इस पर चर्चा करें, आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दल मतदाताओं को साधने में लगे हैं। जहां एक तरफ कांग्रेस, सपा, बीएसपी ने रैलियों के लिए वोटरों को साधने में दम लगा रखा है, तो वहीं बीजेपी ने भी यूपी विधानसभा 2022 में सत्ता में प्रचंड जीत के लिए पूरा जोर लगा दिया है। चुनाव आयोग ने भी साफ कर दिया है कि चुनाव अपने तय समय पर होंगे। ऐसे में यूपी की ब्यूरोक्रेसी में बदलाव, सीएम योगी की मथुरा काशी वाली बात और रैलियों में भरी जा रही हुंकार ने आने वाले चुनाव को और दिलचस्प बना दिया है। तो सबसे प्रथम सभी दलों ने विदाउट एनी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन सभी ने कहा कि कोविड को ध्यान में रखते हुए समय पर चुनाव कराए जाएं। कुछ दलों के प्रतिनिधियों ने दिन के समय बिना कोविड नियमों का पालन किए हुए चुनावी रैलियों के प्रति अपनी चिंता जाहिर की। साथ ही रैलियों की संख्याओं को नियंत्रित करने की भी मांग की। चुनाव से यूपी में पहले नए मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा की तैनाती हो चुकी है। दुर्गा शंकर ब्राह्मण चेहरा होने के साथ पीएम के करीबी माने जाते हैं। साल 2012 में अखिलेश सरकार बनने के चंद महीने बाद ही दुर्गा शंकर को यूपी में तैनाती मिली थी, लेकिन जिस दिन अखिलेश ने सीएम पद की शपथ ली थी, उसी दिन दुर्गा शंकर मिश्रा को उनके पद से हटाकर वेटिंग में डाल दिया गया था। साल 2014 में जब केंद्र में मोदी सरकार बनी, तो दुर्गा शंकर डेप्यूटेशन पर चले गए। अब बेहद अहम मोड़ पर उनकी यूपी में वापसी हुई है। देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आज मुझे अपने प्रदेश को, जहां मैं पैदा हुआ, जहां पला बढ़ा, जहां अपने संवर्ग में लगभग 20 साल की मैंने सेवा की, वहां पर एक बार दोबारा सेवा करने का मौका मिला। और हमें भी चिंता, इलेक्शन कमीशन की चिंता बिल्कुल वाजिब है और उस चिंता को दूर करने का हम पूरा कोशिश करेंगे। यूपी में जहां चुनावी शंखनाद के साथ बीजेपी को दुर्गा शंकर मिश्र का साथ मिल रहा है, तो वहीं सियासी मंच से काशी मथुरा का जय घोष भी जोर मार रहा है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर धुआंधार सभाएं कर रहे हैं। सरकार की उपलब्धियां गिनाने के साथ
विपक्षी दलों को भी निशाने पर ले रहे हैं। बुधवार को भी सीएम ने अमरोहा में रैली के दौरान राम मंदिर और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जिक्र करते हुए मथुरा वृंदावन का भी मुद्दा उठाया और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को साधने को नया बाढ़ चला दिया। और अभी काशी में भगवान विश्वनाथ का धाम भी भव्य रूप से बन रहा है, आपने देख लिया ना। और फिर मथुरा वृंदावन कैसे छूट जाएगा? वहां पर भी काम भव्यता के साथ आगे बढ़ चुका है। हमने ब्रज तीर्थ विकास परिषद गठित करके वहां पर भी विकास कार्यों को एक नई गति देनी प्रारंभ कर दी है। तस्वीर साफ है, यूपी विधानसभा चुनाव 2022 की धुरी को साधकर बीजेपी सदैव बाढ़ चला रही है। सत्ता की राह में बने चक्रव्यूह को भेदने के लिए हर दरवाजे पर जोरदार वार कर रही है। चुनावी शंखनाद के बीच दुर्गा का साथ लेकर काशी मथुरा की बिसात पर विरोधियों को चारों खाने चित करने की व्यूह रचना हो चुकी है। लेकिन ये व्यूह रचना बीजेपी के लिए सत्ता पाने में कितना कारगर होगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो इस रिपोर्ट के बाद इस बात का अंदाजा तो आपको लग ही गया होगा कि दुर्गा शंकर मिश्रा की तैनाती के बाद जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार में बीजेपी को बड़ा सहयोग मिल सकता है, बड़ा सहयोग इसलिए भी मिल सकता है क्योंकि प्रधानमंत्री के ये करीबी माने जाते हैं, उत्तर प्रदेश में पले बड़े हुए हैं, 20 साल उत्तर प्रदेश में अपनी सेवाएं दी हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश को बेहतर तरीके से समझते हैं। बार बार कोई मुद्दा जब उछलकर सामने आता है तो इस बात को लेकर तमाम बार सवाल जवाब किए जाते हैं कि शासन और प्रशासन के तालमेल में कहीं ना कहीं कमी जरूर है। उम्मीद की जा रही है कि अब मुख्य सचिव के पद पर जब दुर्गा शंकर मिश्रा की तैनाती हुई है तो शासन और प्रशासन अब एक सुर में कदम ताल कर सकेगा और चुनाव को लेकर खासतौर से जिस तरह का सहयोग पार्टियों को चाहिए, जिस तरह का सहयोग सरकार को चाहिए, वो उन्हें जरूर मिलेगा। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम गेस्ट हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा देते हैं। ML वर्मा, चुनावी विश्लेषक हमारे साथ हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुराहिता करीम, कांग्रेस प्रवक्ता, बहुत स्वागत है आपका। गौरव महेश्वरी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत है आपका। अनुराग यादव, वरिष्ठ पत्रकार, और विनोद सिंह, आप नेता, हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल गौरव महेश्वरी आपसे है। बीजेपी की यदि हम बात करें, उत्तर प्रदेश सरकार की यदि हम बात करें तो कई ऐसे मुद्दे सामने आए, कई बार प्रशासन की ऐसी खामियां सामने आई जिनको लेकर साफ साफ कहीं मंत्री शिकायत करते हुए नजर आए, कहीं जनता शिकायत करते हुए नजर आई। अब जब मुख्य सचिव के पद पर दुर्गा शंकर मिश्रा की तैनाती हो चुकी है तो क्या माने हम कि ये तमाम खामियां अब दूर हो जाएंगी? प्रियंका जी, देखिए, आपने जो बात कही है उसमें आपने खुद साफ कर दिया है। जैसे कि आपने बोला कि तमाम समय समय पर शिकायतें आती रही हैं। मैं तो कहूंगा कि शिकायतें आना लोकतंत्र में बहुत अच्छी बात है। कम से कम सरकार के सामने शिकायत आए तो सरकार उसका समाधान कर पाए। पूर्व में जो पार्टियां रही हैं वहां तो शिकायतों का मौका ही नहीं मिलता था। वहां परिवार पार्टी चला रहे थे, परिवार सरकार चला रहे थे। तो ऐसे में जब शिकायत आती है तो उसको हम बहुत अपने लिए अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि उस शिकायत को हम दूर करके जनता का और समाधान करते हुए और अच्छी बेहतर तरीके से सरकार चला सकते हैं। जी बिल्कुल गौरव महेश्वरी जी, लेकिन समाधान करने में आपने कुछ देर नहीं कर दी। ठीक चुनाव से ऐन वक्त पर समाधान कर रहे हैं आप। 4.5-5 साल की पूरी सरकार बीत चुकी है, अब याद आया आपको कि समाधान करना चाहिए? मैं प्रियंका जी आपको बताता हूं कि इनकी नियुक्ति पर सवाल इसलिए नहीं उठना चाहिए क्योंकि अभी चंद दिनों की बात है और जैसे ही चुनाव की घोषणा हो जाएगी, चाहे कोई भी पार्टी हो, पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे सरकार हो, सब लोग चुनाव आयोग के अधीन आ जाएंगे। सारा जो कार्य होना है, जो चुनाव संपन्न होने, चुनाव आयोग की देखरेख में होने। तो ऐसे में मैं समझता हूं तैनाती होने के बाद कहीं पे भी आशंका नहीं होनी चाहिए कि सरकार की कोई मदद होने वाली है, सरकार को कोई अलग से फेवर मिलने वाला है। तो ये तैनाती के ऊपर मेरे ख्याल से कोई सवाल नहीं उठना चाहिए बिल्कुल भी। जी बिल्कुल, तैनाती पर सवाल नहीं उठना चाहिए, ये हम विपक्षी पार्टियों से ही जान लेते हैं। हमारे साथ सुराहिता करीम, कांग्रेस प्रवक्ता बनी हुई है। जी सुराहिता, गौरव जी का तो साफ कहना है कि तैनाती जरूर हुई है लेकिन इस पर कोई सवाल नहीं उठना चाहिए। क्या लगता है आपको कि सवाल उठना चाहिए कि नहीं उठना चाहिए? सवाल यही है कि ऐन मौके पर क्यों तैनाती की गई है? बिल्कुल आपने सही कहा कि जो हमारे बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि अच्छी बात है, सवाल पूछना चाहिए और सवाल का निदान भी हम लोग करते हैं। तो मेरा ये सवाल है कि जब इतनी सारी समस्याएं
क्या पिछले 4.5 साल में दिख नहीं रही थी, या पहुंच नहीं पा रही थी, या उनको निर्णय लेने में कहीं पे कोई मजबूरी थी हमारे मुख्यमंत्री साहब को कि वो बदल नहीं पा रहे थे? क्या वजह थी कि इतनी देरी से ये सब निर्णय जो लिए जा रहे हैं? और अब 1 महीना चुनाव को है और इस समय ये इस तरीके के निर्णय लेना, तो ये निश्चित है कि ये सब दबाव के अंतर्गत ही ये निर्णय लिए जा रहे हैं। अगर विपक्ष दबाव नहीं बना रहा है तो कोई निर्णय हो नहीं पा रहा है। और उसपे भी जो पिछले 4 साल ये सरकार एकदम किंग कर्तव्य विमूढ़ कहा जाए कि इस तरीके की सरकार आज तक हम लोगों ने नहीं देखा है, प्रदेश में तो नहीं देखा है। और इस तरीके की जो सरकार जिसमें विजनलेस गवर्नमेंट, और जहाँ पे हमारा अपना शहर गोरखपुर से हम बोल रहे हैं इस समय, और गोरखपुर में पिछले 20 साल से जैसे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की एक मांग उठती रही है और तमाम एनकेफ्लाइटिस वगैरह के मुद्दे इंटरनेशनल अखबारों तक, मीडिया तक पहुंचे हैं, और उसके बाद सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे बहुत ज्यादा जरूरत थी। लेकिन आज 3 दिन पहले वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे एक उन्होंने दिया है अपना विवरण, और उसको लेके ये बता रहे हैं कि हम सब मुद्दे सुलझा रहे हैं। तो ये मुद्दे तो अभी भी बने हुए हैं, और मुद्दों को सुलझाने की जो प्रक्रिया है वो होनी चाहिए थी जो 3 साल पहले, वो अब 1 महीना जो चुनाव का रह गया, तो ये बताने के लिए, पब्लिक को मूर्ख बनाने के लिए इस तरीके का कार्यक्रम किया जा रहा है। और ये विपक्ष के दबाव का ही वजह है, जिसकी वजह से जो भी अभी कदम उठाए जा रहे हैं ये सब विपक्ष के दबाव के अंतर्गत ही हो रहे हैं। इनके अपने सूझबूझ से कोई काम नहीं हो पा रहा है। जी बिल्कुल, हमारे साथ विनोद सिंह जी, आप नेता बने हुए हैं। विनोद सिंह जी, जिस तरह से गौरव जी का कहना है कि दुर्गा शंकर मिश्रा जी की तैनाती को लेकर कोई सवाल नहीं उठने चाहिए क्योंकि इससे सरकार को कोई लाभ नहीं होना है, हम यहाँ पर लाभ की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि शासन और प्रशासन यदि एक ही सुर में सुर मिलाकर काम करते हैं तो यकीनन उसका फायदा कहीं ना कहीं सरकारों को और पार्टियों को मिलेगा ही। क्या कहना है आपका, क्या कोई फायदा नहीं होगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को एक बात बता देना चाहता हूँ कि दुर्गा जी की जो तैनाती हुई, इसका मतलब आपने अपना प्रमुख सचिव जो बदला है आज के समय में, इनको बदल देना चाहिए था जब कोरोना की पहली वेव आई थी, कोरोना की जब दूसरी वेव आई थी, जब लकड़ियां खत्म हो गई थी, कब्रिस्तान फुल हो गए थे, शमशान में जगह नहीं थी, अस्पतालों में बेड नहीं था, तब ये टीम 11 के और टीम 9 के हिस्सा थे। ये भारतीय जनता पार्टी को इस प्रश्न पर सोचना चाहिए, और सोचना इस बात पे चाहिए कि ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए इनको लाया गया है। आप सोच के देखिए, जब प्रमुख सचिव बदले जा रहे हैं, पहले प्रमुख सचिव के दौरान पूरा सरकारी अमला जो है वो रैलियों में लगा दिया जा रहा है, सरकारी बसें जो है प्रधानमंत्री अमित शाह इन सब लोगों की रैली में यूज हो रही है, सारे अधिकारी इस तरीके से लगे हुए हैं जैसे लग रहा है कि देश में कोई भव्य उद्घाटन होने जा रहा है, कोई त्योहार आने वाला है। आप सोच करके देखिए, अब जब उनके प्रमुख सचिव आएंगे, क्योंकि जैसा मैंने अभी सुना, प्रमुख सचिव खुद कह रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री जी का शुक्रिया अदा करता हूं, मैं मुख्यमंत्री का शुक्रिया अदा करता हूं। मतलब जो हमारे प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश के हैं वो बधाई दे रहे हैं कि मुझे आपने मौका दिया अपनी सेवा करने का, भारतीय जनता पार्टी की सेवा करने का। और ये सवालिया निशान है, चुनाव आयोग के ऊपर सवालिया निशान है, क्योंकि चुनाव आयोग ने आज ये स्पष्ट किया कि हमने सभी पार्टियों से बात करी, हमने बात करने के बाद ये तय किया कि समय सही सीमा पर चुनाव कराया जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं कि कभी आपने जनता से पूछा कि जनता क्या चाहती है? लोग मर रहे थे, लाशें नहीं थी, आप सोच करके देखिए, ऑक्सीजन नहीं थी, तब कहां चले गए थे ये बड़े बड़े आयोग, कहां चली गई थी ये सरकारें? आज ये कहते हैं कि हमने नए अधिकारी की नियुक्ति कर दी। मतलब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए जिनका कार्यकाल दिसंबर में समाप्त हो रहा था, उनके कार्यकाल को बढ़ाया जाता है, उनकी तैनाती की जाती है, उनको सेवा करने का मौका दिया जाता है कि ऐसी जरूरत बनाइए जिससे पुनः भारतीय जनता पार्टी आ पाए, चाहे लाशें बिछ जाए, चाहे ऑक्सीजन की कमी हो जाए, पर चुनाव जरूरी है, चुनाव होना चाहिए। रैलियों में 5 लाख की जगह 10 लाख लोग होने चाहिए, उसको अनदेखी करने का काम होना चाहिए, और विपक्षियों को ना बोलने दिया जाए, ऐसी रणनीति बनाई जानी चाहिए। अगर विपक्ष का कोई आदमी 10 लोगों के साथ प्रदर्शन करता है तो प्रमुख सचिव से लेकर के ऊपर से लेकर नीचे तक का पूरा सिस्टम उसके पीछे पड़ जाता है। परंतु वही सत्ता में बैठी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर भिन्न भिन्न जिले के अंदर लाखों लोगों के साथ रैलियां कर रही है, और इस पर सवालिया निशान नहीं उठ रहा है। ये निश्चित तौर पे उनकी नियुक्ति ये सवाल के घेरे में है कि ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि नए नियुक्ति करनी पड़ी। अगर नियुक्ति को है तो स्वयं मुख्यमंत्री आकर के इस बात को स्वीकारे कि पुराने जो प्रमुख सचिव थे उनकी वजह से कोरोना काल में जो दिक्कतें आई वो पुराने प्रमुख सचिव की वजह से दिक्कत आई, और उत्तर प्रदेश को लाखों लोग गंवाने पड़े। गंगा गवाह है, जहां लाशें तैर रही थी,
अस्पताल गंवाए जहां लोग दम तोड़ रहे थे, ऑक्सीजन की वजह से तोड़ रहे थे, शमशान गंवाए जहां लकड़ियां नहीं थी। इन सब चीजों पे सवाल उठना चाहिए और जवाब जनता को पूछना चाहिए, जो जनता घर में बैठ करके इंतजार कर रही है चुनाव का कि फिर नंबर आएगा, फिर किसी के घर से कोई मरेगा और हम यूं ही इन पार्टियों के और इन नेताओं के चक्कर में फंसे रहेंगे और प्रमुख सचिव के चक्कर में। जी बिल्कुल, हमारे साथ अनुराग यादव वरिष्ठ पत्रकार भी बने हुए हैं। जी अनुराग जी, जिस तरह से हम यहाँ पर आज इस तैनाती को लेकर बातचीत कर रहे हैं और विनोद जी ने जिस तरह से सवाल उठाए हैं कि मुख्य सचिव ने खुद प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया है, यदि आभार प्रोटोकॉल के तौर पर व्यक्त किया जाता तो वो समझ में आता है, लेकिन यहाँ पर बड़ी बात यह भी है कि वो रिटायर हो रहे थे 31 दिसंबर को, उनके कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ाया गया है और ऐसे में तमाम विपक्षी पार्टियां जो सवाल पूछ रही हैं वो सवाल जायज है। क्या कहना है आपका? देखिए, चीफ सेक्रेटरी की जो पोस्ट होती है, मुख्य सचिव की पोस्ट होती है, ये सरकार के लिए एक बहुत खास पद होता है जो कि पूरे ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल करती है। एक तरीके से पूरे ब्यूरोक्रेसी से सरकार जिस तरीके से काम करवाती है, मुख्यमंत्री जिस तरीके से चाहता है, उसमें अहम रोल होता है मुख्य सचिव का जी। और मुख्य सचिव का के पद पर परिवर्तन एक बड़ा मैसेज देता है। अभी जो इनके स्थानांतरण से पहले, ट्रांसफर से पहले ये मैसेज आ रहा था कि आर.के. तिवारी जो मुख्य सचिव थे उनसे मुख्यमंत्री की ट्यूनिंग नहीं बैठ पा रही थी। तो ये तो मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है कि वो किसको अपना मुख्य सचिव बनाए, किसको प्रमुख सचिव बनाए, किसको कौन सा विभाग दे, ये मुख्यमंत्री की अपनी चॉइस है। तो एक तरीके से इस पे तो सवाल नहीं उठाना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल होता है टाइमिंग का। अब जब अधिसूचना चुनाव, यूपी विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने में मात्र 10-12 दिन रह गए, ऐसे समय में आप मुख्य सचिव के पद पर किसी ऐसे व्यक्ति को ला रहे हैं जिसका 2 दिन बाद रिटायरमेंट है जी, उसको आप ला कर बैठा रहे हैं। तो ये आप मतलब उद्देश्य क्या है? निश्चित तौर पर विपक्षी दल जो है इस पर सवाल उठाएंगे और ये लाजमी है सवाल उठाना, क्योंकि अब ये परिवर्तन करके आप जनता का क्या भला करना चाहते हैं, ये एक बड़ा सवाल उठता है। और हमारी समझ में कि इस परिवर्तन पर मुख्यमंत्री को अपना बयान जारी करना चाहिए। बिल्कुल, क्यों इतने अंतिम समय पर आपने ये बड़ा परिवर्तन किया है। और अगर विपक्षी दल इस पर सवाल उठा रहे हैं तो वो गलत नहीं है कि अब आप परिवर्तन करके कौन सा बड़ा चेंज ले आएंगे, कौन सा जन कल्याण का काम कर लेंगे। अगर ब्यूरोक्रेसी आपके कंट्रोल में नहीं है या ब्यूरोक्रेसी से आपका तालमेल सही नहीं बैठ रहा है, तो इन 10 दिन में आप जी बिल्कुल अनुराग जी, यदि तालमेल सही नहीं भी बैठ रहा था तो ये फैसला बहुत पहले ले लिया जाना चाहिए था। हमारे साथ एमएल वर्मा चुनावी विश्लेषक भी बने हुए हैं। जी अनुराग जी, आपके पास वापस लौट कर आते हैं। हमारे साथ एमएल वर्मा चुनावी विश्लेषक भी बने हुए हैं। एमएल वर्मा जी, जिस तरह से अनुराग जी ने यहाँ पर सवाल उठाया, विनोद जी ने सवाल उठाया है, यदि मुख्यमंत्री की मुख्य सचिव से तालमेल ठीक से नहीं बैठ पा रहा था तो सबसे पहले तो इतना लंबा समय इंतजार क्यों किया गया? इस मुद्दे पर पहले ही फैसला लिया जा सकता था, क्योंकि जिस तरह से हम बोलते हैं कि शासन और प्रशासन एक ही गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, यदि पहिए ठीक से ना चले तो उसका खामियाजा अंततः जनता को ही भुगतना पड़ेगा। दूसरी बात यह कि जब इस मुद्दे पर फैसला लिया गया तो उत्तर प्रदेश में सीनियरिटी के आधार पर ऑफिसर्स की लिस्ट पर क्या विचार नहीं किया जाना चाहिए? क्या जरूरी था कि दिल्ली से किसी को लाकर उत्तर प्रदेश में बिठाया जाता? हेलो जी, मेरी आवाज आ रही है मैडम? जी बिल्कुल आ रही है जी। देखिए, बड़ा गंभीर प्रश्न आपने उठाया है। देखिए, पहले मुझे तो ये समझना चाहिए कि जो मुख्य सचिव होते हैं उनका कार्य क्या है। वो एक प्रशासनिक व्यवस्था का एक सिस्टम है, जिसको सिस्टम में वो मुख्य सचिव होते हैं और इसके बाद में जो सरकार की नीतियां होती हैं उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए वो प्रमुख रूप में जिम्मेदार होते हैं। पहली चीज तो इसमें कोई भी सरकार ऐसी नहीं है जो मुख्य सचिव उसके आदेशों का पालन न करे, ऐसा नहीं होता है। सब करते हैं, चाहे शर्मा जी थे चाहे मिश्रा जी आए हों, उनको करना ही है। नंबर 1। 2, अगर आप सरकार को समझें तो उसके 2 पिलर हैं, एक तो शासन हो गया और दूसरा प्रशासन हो गया। प्रशासन का उत्तरदायित्व तो आपके मुख्य सचिव का होता है और शासन का चीफ मिनिस्टर का। शासन में जो कल्याणकारी नीतियां होती हैं, जो योजना होती है, जो आयोजना होती है, जो जनता से जुड़ी होती है,
उसकी जिम्मेदारी शासन की होती है, मुख्यमंत्री जी की होती है, और उसको इम्प्लीमेंट कराने की जिम्मेदारी प्रशासन की होती है। अब यहाँ पर प्रश्न आता है कि आपने दुर्गा शंकर मिश्रा जी को क्यों कर दिया और तिवारी जी को क्यों हटा दिया। प्रश्न ये नहीं है, ये तो स्वाभाविक सी बात है, कोई भी होगा, चाहे दुर्गा शंकर मिश्रा जी हो, चाहे जी ML वर्मा जी, प्रश्न ये भी बनता है कि किसी और को क्यों नहीं कंसिडर किया गया, क्यों 3-4 लोगों का नाम शॉर्टलिस्ट नहीं किया गया, क्यों उसके आधार पर फैसला लिया नहीं गया। देखिए, आपने ये तो देखा नहीं कि मिश्रा जी का बायोडेटा क्या है और दुर्गा शंकर मिश्रा जी का बायोडेटा क्या है, उनकी परफॉर्मेंस क्या है। खाली सीनियरिटी माने नहीं रखती है। हम तो ऐसे लोगों को जानते हैं जो IAS टॉपर हैं और उनको किसी कारणों से उनको कोई बढ़िया जिम्मेदारी नहीं दी गई, कोई अच्छा काम नहीं लिया गया। हम ऐसे लोगों को जानते हैं जो IFS टॉपर है, IAS टॉपर हैं और उनको काम नहीं दिया गया। लेकिन जरूरी नहीं कि टॉप करना दूसरी चीज होगी और परफॉर्मेंस को बेटर ढंग से परफॉर्म करना वो अलग चीज हो गई। तो और सभी को मौका दिया जाना ये मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि कौन व्यक्ति किसी कार्य को कितना बेटर ढंग से कर सकता है। हो सकता है मैटर ये भी है कि कौन व्यक्ति आपका पसंदीदा है, ऐसा भी हो सकता है। पसंदीदा ये तो स्वाभाविक सी बात है जी। गौरव जी, पसंदीदा ठीक है। ML वर्मा जी, आपके पास वापस लौट कर आते हैं। गौरव जी, यहाँ पर मुद्दा हम जो उठा रहे हैं, मुद्दा मुख्य सचिव के पद का नहीं है, पद पर तैनाती किसी की भी हो सकती थी, लेकिन मुख्य बात यहाँ पर यह है कि चुनाव के ठीक पहले जब इस तरह से पसंदीदा अफसर की नियुक्ति की जाती है, जिस तरह से वो धन्यवाद करते हुए नजर आते हैं, तो सवाल उठने लाजमी है। इन सवालों पर क्या मुख्यमंत्री को आकर जवाब नहीं देना चाहिए कि आखिर किस पारदर्शिता के साथ उनकी नियुक्ति की गई है, ताकि जो विपक्षी भी सवाल उठा रहे हैं उन सवालों पर भी उनको जवाब मिल सके। जी गौरव जी, गौरव जी आपकी आवाज नहीं आ रही है अपने। वो मैं सुन नहीं पाया था, लेकिन मैं आपके जी आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। प्रियंका जी आवाज आ रही है? गौरव जी आपकी आवाज आ रही है, आप अपना जवाब दें। प्रश्न का जवाब देता हूं। हाँ, मैं आपके प्रश्न का जवाब देता हूं। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि नियुक्ति पे सवाल नहीं उठना चाहिए, लेकिन जो आप बार बार मेरे से सवाल पूछ रही हैं कि उन्होंने आकर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दिया। एक अधिकारी को अगर मौका दिया है सरकार ने और उसको लेके आई है, वो एक धन्यवाद करता है, कर्टेसी के नाते धन्यवाद देता है, तो इसमें परेशानी क्या है विपक्ष को? क्या जो पैनल पे यहाँ पॉलिटिकल पार्टी के लोग बैठे हैं, उनकी पार्टी जब उनको कुछ देती है, कोई पद देती है, तो वो क्या किसी और को धन्यवाद करने जाते हैं? अपने पार्टी के नेता को धन्यवाद करते हैं। तो ऐसे में तो ये तो एक प्रधानमंत्री और देश के उच्चतम अरे एक मिनट, आपके बीच में नहीं बोला था, आपके बीच में नहीं बोला था, मैंने 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 आपके बीच में नहीं बोला था। कृपया शांत हो जाइए, डिबेट का फॉर्मेट नहीं होना चाहिए, आप पहले चुप हो जाइए। विनोद जी आपको मैं मौका दूंगी। गौरव जी अपनी बात पूरी कर ले। गौरव जी अपनी बात पूरी कर ले। जी गौरव जी अपनी बात पूरी करें आप। देखिए, डिबेट शालीनता से होनी चाहिए, बीच में इंटरप्ट ना करें। तो ये तो संवैधानिक पोस्ट पे बैठे हुए दो व्यक्ति हैं, अगर उन्होंने धन्यवाद ज्ञापित किया है तो आउट ऑफ कर्टेसी धन्यवाद ज्ञापित किया, इसमें इनको परेशानी क्या है? दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, बार बार कह रहा हूं आपसे कि आज 1 हफ्ते 10 दिन 15 दिन जब भी चुनाव डिक्लेयर हो जाएंगे तो चुनाव आयोग के अंडर में सारी पॉलिटिकल पार्टीज, पूरी सरकार, सब कुछ होगा। ऐसे में निष्पक्ष चुनाव होने तो इनको तकलीफ क्या है? कौन सा आउट ऑफ द वे जाके दुर्गा शंकर मिश्रा जी फायदा दे देने वाले हैं? और जो तीसरी बात मैं बोल के अपनी बात खत्म करता हूं, कांग्रेस के और आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता बैठे हुए हैं और बार बार कह रहे हैं कोरोना की बात कर रहे हैं, यही कांग्रेस पार्टी ने तमाशा करने के लिए उत्तर प्रदेश में अपनी बसें भेज दी थी जो ऑटो और स्कूटर के फर्जी नंबर थे, और यही आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं यहाँ पे। मेरे सवाल का जवाब दे दें कि आज अपने प्रदेश में उत्तर प्रदेश और बिहार के लेबरों को, आप काम करने वाले मजदूरों को रोक नहीं पाए और वो वापस उत्तर प्रदेश और बिहार में पलायन कर गए, वापस चले गए अपने प्रदेश। आपने कोरोना में उनको बेहाल छोड़ दिया, एक तरीके से अनाथ छोड़ दिया, जो आपके प्रदेश में आके आपके विकास में योगदान दे रहे थे, और यहाँ बैठकर आप कोरोना पे सवाल करते हैं। आज उत्तर प्रदेश में ठीक है गौरव जी मुद्दा आज कुछ और है। आज हम उत्तर प्रदेश में मुख्य सचिव के नाम पर इस बहस को कर रहे हैं, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में आगामी चुनाव को लेकर बहस कर रहे हैं। आप सभी बने रहिएगा हमारे साथ। तो आज लगातार चुनावी शंखनाद के साथ ही साथ जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान आया है, उत्तर प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी में बदलाव किया गया, इस तमाम मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं। क्या इस बदलाव के पीछे कोई मंशा है या मुख्य तौर पर ये जो बदलाव किया गया है ये साधारण प्रक्रिया है? इसी पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए के न्यूज।
के न्यूज, खबरों का सारथी। 2017 से पहले भय, भ्रष्टाचार और जातिवादी के लिए बदनाम उत्तर प्रदेश को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपनी ईमानदार सोच और दमदार काम से उत्तम प्रदेश बनाया है। योगी सरकार में प्रदेश में हुए बड़े बदलावों को किसानों से नौजवान तक और शहर से गांव तक महसूस किया जा सकता है। डबल इंजन की सरकार ने विकास के रथ पर सवार उत्तर प्रदेश को नई पहचान दी है। 4.5 साल में नए भारत में नए यूपी का जन्म हुआ है। बदलाव, सोच ईमानदार, काम दमदार। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। उत्तराखंड में बढ़ रहे पलायन और बेरोजगारी की समस्या से निजात पाने के लिए राज्य सरकार द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास होम स्टे योजना संचालित की जा रही है। योजना अंतर्गत पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकतम 15 लाख और मैदानी क्षेत्रों में अधिकतम 7.5 लाख रुपए की सब्सिडी, साथ ही ब्याज में भी पहले 5 साल तक 1 से 1.5 लाख रुपए तक छूट दी जा रही है। योजना द्वारा 1 से 6 कमरों का नया मकान बनाने या पुराने मकान के नवीनीकरण पर भी राजकीय सहायता दी जाएगी। होम स्टे में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप अपने घर को होम स्टे की तरह भी चला सकते हैं। होम स्टे योजना के फायदे 1000, देगी सब्सिडी सबको सरकार, अतिथियों का करें सत्कार, अब घर बैठे पाएं रोजगार। It's been lovely. It's like a second home. विस्तृत जानकारी के लिए अपने जिले के पर्यटन कार्यालय से संपर्क करें अथवा उत्तराखंड पर्यटन की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करें। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। सबसे पहली टीम रूल्स ब्रेकर। आप सब लोग कौन से सब्जेक्ट पढ़ते हो? सर आर्ट्स। ह्यूमैनिटीज पढ़ते हो? सर ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट पढ़ते हो, टेक्नोलॉजी पे काम करके टेक्नोलॉजी का स्टार्टअप शुरू कर रहे हो, कुछ टेक्नोलॉजी का आइडिया है? सर यस, फिलहाल हमें तो इंटरेस्ट ना साइंस में ही था, बट सर हमें मतलब कि 10th में मतलब लॉकडाउन लग गया था तो पढ़ाई थोड़ा लॉकडाउन चला गया, तो इसलिए हमें आर्ट्स ले लिया। सो आप ये भी प्रूव कर रहे हो, ये भी रूल तोड़ रहे हो कि 10वीं क्लास में अगर नंबर कम भी रह जाए तब भी कुछ जिंदगी में बड़ा कर सकते हैं। गुड, प्राउड ऑफ यू। और अब आपके सामने आ रही है टीम नेक्स्ट इनोवेशन। सोलर पावर बैंक आइडिया बहुत अच्छा है, इसकी जरूरत कहाँ से पड़ेगी? क्यों ऐसा क्यों बनाया? ये जैसे ग्रामीण क्षेत्र हो गए जहाँ बिजली नहीं आती और जो सुबह से शाम तक काम करते हैं डिलीवरी बॉय वगैरह, और पुलिस ऑफिसर हो गए, उन लोग जो धूप में रहते हैं, तो उन लोग के लिए हमने बनाया। अगर हम इसको पूरी धूप में रखेंगे कितना टाइम लगता है पूरे चार्ज लेने के? 2 घंटे लगते ही सिर्फ फुल चार्ज होने में। अच्छी चीज ये है कि आपने जो प्रोडक्ट बनाया है यूटिलिटी बहुत है। ऑल द बेस्ट। अब मिलते हैं रेनबो होम इंडस्ट्रीज से। जो घर में लेडीज अपने खुद के लिए जो काम करना जानती हैं, तो वो सर सिर्फ अपने लिए बनाती हैं, उनको उससे कोई अर्न नहीं हो रहा या कुछ कमा नहीं रही, तो हम ये चाहते हैं कि वो हमारे स्टार्टअप में, हमारे इस बिजनेस में साथ आए, और वो कुछ नहीं कमा रही है तो वो हमारे साथ मिलकर इसमें कमाए। बिजनेस ब्लास्टर्स न्यू ईयर स्पेशल देखिए 31 दिसंबर और 1 और 2 जनवरी को शाम 7 बजे आपके टीवी पर। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार, तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आज का मुद्दा में आज हम बात कर रहे हैं दुर्गा का साथ, मथुरा की बात, चुनाव का शंखनाद। इसी मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम गेस्ट बने हुए हैं। अगला सवाल मेरा विनोद जी से है। विनोद जी, जिस तरह से दुर्गा शंकर मिश्रा की नियुक्ति की हम बात कर रहे हैं, नियुक्ति पर हम सवाल नहीं उठा रहे हैं, सवाल सिर्फ इस समय पर उठ रहा है कि
ठीक इसी समय नियुक्ति क्यों की गई है। एक यहां पर फैक्ट और देखने वाली बात यह है कि अखिलेश सरकार में अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद जिस तरह से दुर्गा शंकर मिश्रा को उनके पद से हटाया गया था, वेटिंग में डाला गया था, और उसके बाद कहीं ना कहीं डेपुटेशन में तब आते हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनकर आते हैं। क्या लगता है आपको कि अब जब इस पद पर तैनाती हुई है तो इस फैसले का, इस घटना का आगामी फैसलों पर कभी असर नहीं होगा? क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है? देखिए, पहले तो सबसे पहला मैं जवाब देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का। जैसा उन्होंने अभी कहा कि जब कोरोना का काल था तो बिहार के और उत्तर प्रदेश के लोगों को दिल्ली से पलायन कराया गया। मैं पहले स्पष्ट कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में है और पहले भी रही है, इसी प्रकार बिहार में है और पहले भी रही है। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों ने इन दोनों प्रदेशों की वो हालत कर दी जहां रोजगार खत्म हो गया और लोग रोजगार के लिए दिल्ली, मुंबई या अन्य राज्यों में गए। सबसे पहले स्पष्ट कर दूं। और दूसरी बात मैं बता देना चाहता हूं कि जब प्रधानमंत्री हर फैसला रात में 12 बजे लेते हैं टीवी पर आकर के, तो आधा देश वैसे ही भौचक्का रह जाता है। और जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने आके ये बात कही कि आज रात 12 बजे से देश के अंदर ये सभी चीजें बंद हो जाएंगी, विश्वास मानिए जो डरा और सहमा माहौल देश ने देखा था, उस माहौल को कोई रोक नहीं सकता था। लोगों ने पैदल पलायन किया, जो जैसे मिला वैसे अपने बच्चों को लेकर भागा। आपके चैनल के माध्यम से हमने कई बार देखा कि लोगों ने अपने बच्चों को अटैची पर लिटा करके खींचने का काम किया। यह प्रधानमंत्री जी के ऊपर सवाल उठता है, यह योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर सवाल उठता है, और देश की जिन जिन सरकारें हैं उन सब के ऊपर सवाल उठता है कि आज रैलियों के लिए जो बसें लगाई जा रही हैं, वो बसें अगर लोगों को उनके घर पहुंचाने के लिए लगाई जाती तो लोग सड़क पे नहीं मरते, लोग पटरी में कट के नहीं मरते, लोग 1,000 किलोमीटर नहीं जाते। ये बात भारतीय जनता पार्टी को सोचनी चाहिए। और दिल्ली के अंदर लोग 4 पैसे कमाने के लिए जाते हैं, क्योंकि जो भी सरकारें वहां रही या जो सरकारें हैं वो रोजगार देने में सक्षम है, लोगों का पेट पालने के लिए सक्षम है। ये जवाब है उनके लिए जो मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि हर फैसला रात में 12 बजे नहीं लिया जाता, जिसमें देश को बहुत बड़ी हानि होती है। अब आपके सवाल का जवाब देता हूं। मैंने पहले भी स्पष्ट किया है, प्रमुख सचिव से हमारा कोई लेना देना नहीं है। निश्चित तौर पर उनकी जो तैनाती हुई है, जब आपको पता है कि अधिसूचना अगले 10 से 12 दिन में लागू हो जाएगी, सरकार का काम खत्म हो जाएगा, तो सरकार की जिम्मेदारी निभाने के लिए सरकार ने अपने ऐसे आदमी को बैठाला जो धन्यवाद करता है। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर पुराने प्रमुख सचिव के साथ मुख्यमंत्री की नहीं बन रही थी तो मुख्यमंत्री के पास क्या इतना पावर नहीं था, क्या इतनी ताकत नहीं थी कि वो प्रमुख सचिव को नहीं हटा पाए? उस सचिव की वजह से उत्तर प्रदेश को गर्त में जाना पड़ा, नौजवानों की नौकरी चली गई, बेरोजगारों को झेलना पड़ा, पेपर लीक होते चले गए, अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं रही, बेड कम पड़ गए, शमशानों में जगह नहीं रही। अगर ये सारी जिम्मेदारी प्रमुख सचिव पुराने लेना चाहते हैं तो उनको लेकर के उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इस चैनल पर यह स्पष्ट किया गया कि प्रमुख सचिव और मुख्यमंत्री के बीच में तालमेल सही नहीं था। तो तालमेल अगर सही नहीं था तो उनको हटाने की ताकत अगर हमारे मुख्यमंत्री में नहीं है तो ऐसा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को नहीं चाहिए। ये मैं नहीं, ये चैनल के माध्यम से जो सवाल उठ रहे हैं उस पर मैं कहना चाहता हूं कि अगर हमारा मुख्यमंत्री फैसले लेने में सक्षम नहीं है, एक अधिकारी को हटाने में सक्षम नहीं है, और इतनी देर से अगर हटा करके फैसले लेगा जिसमें उत्तर प्रदेश लाखों लोगों की जान चली जाए, तो ऐसे फैसले मंजूर नहीं है। और 12 दिन का जब कार्यकाल बचा हो तब ऐसे सचिव को लाया जाए जो सरकार में न रहते हुए सरकार को चलाने का काम करे और पूरी छूट के साथ भारतीय जनता पार्टी को प्रचार सामग्री से लेकर के सब कुछ कराने की छूट दे। ये लोकतंत्र में नहीं माना जाएगा। और फिर मैं एक बार कह देता हूं कि चुनाव जरूरी नहीं है, ये देश जरूरी है, लोगों का जीना जरूरी है। जिनके मां बाप चले गए, छोटे छोटे बच्चों को पीछे छोड़ के चले गए, उनसे जाके पूछिए ये देश अभी 8 महीने पहले लाशों के ढेर में तब्दील था। ऐसी क्या जल्दबाजी है जिसमें चुनाव कराने की जल्दी है, सरकार बनाने की जल्दी है? क्या देश की चिंता नहीं है? ये सवाल जनता को करना चाहिए और हर नेता से करना चाहिए। जी विनोद जी, आपका कहना है कि चुनाव जल्दी कराने की जल्दी आखिर किससे है? आपके मैं यहाँ पर सवाल पूछना चाहती हूँ, जिस तरह से चुनाव आयोग ने बोला है कि तमाम दल यही चाहते हैं कि चुनाव समय पर कराया जाए, तो क्या आम आदमी पार्टी इस बात को कबूल करती है कि यदि स्थिति गंभीर हो तो चुनाव समय पर नहीं होने चाहिए? निश्चित तौर पे मैं आज भी कह रहा हूं, जिस तरीके की खबरें आ रही हैं कि व्यापारिक स्थलों को 50% क्षमता के साथ रोका जाए, सिनेमा हॉल बंद किए जाएं, ये बंद किए जाएं, रात में कर्फ्यू लागू हो गया। आप सोच के देखिए, व्यापारी जगत टूट रहा है। जो व्यापारी जगत इस देश को चलाता है, इस इकोनॉमी को चलाता है, उसके लिए आपके पास प्रतिबंध पे प्रतिबंध लगे हुए हैं और रैलियों में भीड़ पे भीड़ है। ये कैसा कानून है? ये कैसा चुनाव आयोग है? ये ऐसे लोकतंत्र चलेगा? ठीक है विनोद जी, आपके पास आएंगे। जो स्थिति है उसके हिसाब से फैसला लेना चाहिए और सभी सरकारों को, सभी पार्टियों को स्पष्ट होकर कहना चाहिए क्या वो जिम्मेदारी लेंगे। जब ये पैंडेमिक फैल जाएगा, लाशें आगे गिरने लगेंगी, अगर वो लोग आगे बढ़ के जिम्मेदारी लेने को तैयार है
तो ये बात सामने आकर के स्पष्ट करनी चाहिए। जी बिल्कुल। सुराहिता जी, आपसे अगला सवाल मेरा ये है, पहली बात तो ये कि मुख्य सचिव के मुद्दे पर तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन जिस तरह से मुख्य सचिव भी आज चुनाव के मुद्दे पर चुनाव आयोग पर बात रखते हुए नजर आए हैं कि चुनाव आयोग ही अंततः फैसला लेंगे। चुनाव आयोग ने तमाम दलों से जब बातचीत की तो हर किसी का यही कहना है कि चुनाव समय पर कराए जाने चाहिए। बीएसपी ने तो ज्ञापन तब सौंप दिया, और कांग्रेस के साथ एक बड़ी घटना यह भी हुई है कि आपका जो प्रतिनिधि मंडल चुनाव आयोग से मुलाकात करता है वो अनाधिकृत बता दिया जाता है। तो सबसे पहले तो कांग्रेस से ही जानना चाहूंगी कि जब आपका जो दल चुनाव आयोग से मुलाकात कर रहा है वो अधिकृत ही नहीं है, तो किस बात से हम ये माने कि क्या फैसला आपका होगा और किस तरह से निर्णय लिए जाएंगे जब स्थितियां होंगी? तो देखिए, अभी तो स्थिति सभी तरफ से कंफ्यूजन की स्थिति है, क्योंकि जैसे कि आप कह रहे हैं कि शासन और प्रशासन में तालमेल नहीं है, उसी तरह से केंद्र सरकार और यहाँ की सरकार में भी तालमेल नहीं है, और उसी तरह से कांग्रेस में भी तालमेल नहीं है। सुराहिता जी, उसी तरह से कांग्रेस में भी तालमेल नहीं है, तभी अनाधिकृत दल चुनाव आयोग से मिलने पहुंच जाता है। आप मुझे बोलने का मौका दीजिए। कांग्रेस में पूरा तालमेल है और कांग्रेस अपने रुख पे पूरा स्पष्ट है। चुनाव आयोग का जो भी रुख होगा उसको कांग्रेस मानेगी, और कांग्रेस अपनी पूरी तैयारी कर रही है, इस चुनाव में अपना पूरा दमखम से लड़ेगी। बात यहाँ पे कोरोना की हो रही है कि कोरोना को लेके अगर एक निर्णय सुबह हो रहा है और एक निर्णय शाम को हो रहा है, मैं सहमत हूँ इस बात से कि जो जैसे जिस वजह से ये सेकेंड वेव आई, हम लोग एक डॉक्टर होते हुए हम लोग देखते रहे कि कंफ्यूजन की स्थिति की वजह से, डिलेड डिसीजन मेकिंग की वजह से, निर्णय देर से लेने की वजह से लोगों की जानें गई, और आज भी चुनाव को लेके फिर वही स्थिति पैदा हो रही है। और ये वजह केवल ये जो डबल इंजन की सरकार बोलते हैं ना मोदी जी, ये डबल इंजन, जब इंजन दोनों तरफ अलग अलग दिशाओं में जाएगा तो जनता उसका परिणाम भुगतेगी। ऊपर से कुछ और आदेश आ रहा है, मुख्यमंत्री जी कुछ और। लेकिन सुराहिता जी, आप भी तो यहाँ पर ठीक से बात उठाते नजर नहीं आते। कांग्रेस, सबसे पहले ये बताइए, कांग्रेस ने क्या चुनाव आयोग से कहा कि यदि केसेस बढ़े तो चुनाव नहीं कराए जाने चाहिए? क्या कह रही हैं? कांग्रेस ने क्या चुनाव आयोग से इस बात पर अपनी राय रखी कि यदि केसेस बढ़े तो चुनाव नहीं कराए जाने चाहिए? तब तो आप भी चुनाव समय पर चाहते हैं। नहीं है, इसकी जानकारी मुझे नहीं है कि कांग्रेस ने चुनाव आयोग से क्या कहा, क्योंकि हम लोगों तक ये जानकारी, बिल्कुल ये जानकारी आपको होनी चाहिए सुराहिता जी कि आपकी पार्टी चुनाव आयोग से क्या कह रही है, क्या नहीं कह रही है। यदि आप यहाँ बैठकर इस बात पर चर्चा कर रही हैं कि स्थिति गंभीर होती है तो भाजपा क्या करती है, तमाम पार्टियां, तो कांग्रेस इस मुद्दे पर क्या राय रखती है? क्या करती है? और भाजपा तो कुछ कर ही नहीं पा रही है। भाजपा का तो बिल्कुल सामने ही आ गया है, भाजपा का शासन है और भाजपा तो हाथ खड़े कर दे रही है। जी बिल्कुल। और कांग्रेस के बारे में आपको पता नहीं है, आपके प्रदेश अध्यक्ष बोलते हैं कि अनाधिकृत दल ने मुलाकात कर ली है, आप दूसरे सदस्यों से आप मुलाकात करिए और उसके बाद फिर डिसीजन लीजिए। ठीक है, आपके पास आते हैं अनुराग जी। जिस चुनाव आयोग के लोग है ना लखनऊ में, ये तो चुनाव आयोग ने अपना स्पष्ट कर दिया अपना रुख। वो 2-3 दिन में 5 तारीख तक का टाइम दिया गया है। अगर जिस तरह से ओमिक्रॉन की स्थिति होगी उस तरह से वो निर्णय लेंगे, और उसमें कांग्रेस पार्टी का रुख भी स्पष्ट है। किसी की जान को खतरे में डाल के चुनाव कराना हम लोगों के बिल्कुल फेवर में नहीं है, हम लोग उसके, ये चीज तो स्पष्ट है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो रुख है वो तो दूसरा ही है ना। वो तो वहाँ पे कुछ बैठ के समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उनको करना क्या है। जी बिल्कुल, आपके पास वापस आते हैं। ठीक है सुराहिता जी, आपके पास वापस आते हैं। अनुराग जी, अगला सवाल मेरा आपसे है कि एक तरफ बीजेपी की बात हो रही थी, बीजेपी की बात में अब जब मुख्य सचिव नए पद पर तैनात होकर आ चुके हैं तो कहीं ना कहीं सरकार के साथ सुर में सुर मिलाएंगे। बीजेपी का साफ कहना है कि चुनाव आयोग पर सारा निर्णय डाल दिया गया है, और चुनाव आयोग के पास जब ये राजनीतिक दल पहुंचते हैं तो इनका एक ही राग होता है कि चुनाव समय पर होना चाहिए। बताइए किस तरह से चुनाव आयोग इस पर फैसला लेगा? जी अनुराग जी, आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही है, आपसे चाहेंगे एक बार अपने फोन के अनम्यूट बटन। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों से अलग अलग मुलाकातें। सुराहिता जी, आपके पास वापस आऊंगी तब आप जवाब दीजिएगा। अभी मेरा सवाल अनुराग जी से है। जी अनुराग जी। अच्छा, आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है। जी अनुराग जी, अपना सवाल मैं आपसे दोहरा देती हूँ। चुनाव की जब हम बात कर रहे हैं, चुनाव की शंखनाद की हम बात कर रहे हैं, और कोरोना के केसेस को बढ़ते हुए ये बड़ा सवाल है कि ऐसे हालात में चुनाव होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। बीजेपी ने साफ तौर से गोटी चुनाव आयोग के पाले में डाल दी है। उनका कहना है कि चुनाव आयोग उस पर फैसला करेगा, लेकिन चुनाव आयोग जब अलग अलग दलों से बातचीत करता है तो पत्रों के माध्यम से कहते नजर आते हैं कि चुनाव समय पर होना चाहिए। कैसे फैसला लेगा चुनाव आयोग, और किस तरह से दो मुही बातें करते हुए नजर आ रहे हैं राजनीतिक दल?
देखिए, जो आज यूपी विधानसभा चुनाव की स्थिति है, कोरोना की जो प्रदेश में स्थिति है, ओमिक्रॉन जिस तरीके से बढ़ रहा है, तो निश्चित तौर पर कोई भी दल ये नहीं चाहेगा कि इस स्थिति में, अगर स्थिति बहुत विकट हो रही है और उस स्थिति में चुनाव कोई भी नहीं चाहेगा। लेकिन अंतिम फैसला जो भी लेना है, चुनाव सभी दलों से पूछ रहा है, सभी दलों की राय ले रहा है, सत्ता पक्ष की भी राय ले रहा है, विपक्ष की भी राय ले रहा है। इसके बाद अंतिम फैसला चुनाव आयोग को करना है, और चुनाव आयोग में बहुत ही सक्षम और बहुत ही काबिल लोग बैठे हुए हैं। वो प्रदेश की स्थिति को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और उसके आधार पर वो निर्णय लेंगे कि क्या इन स्थितियों में चुनाव कराया जा सकता है या नहीं कराया जा सकता है। ये जो निर्णय है, ये निश्चित तौर पर अंतिम निर्णय चुनाव आयोग का ही होगा। कोई भी दल, कोई भी पार्टी कुछ भी कहे, अंतिम फैसला चुनाव आयोग को लेना है। जी बिल्कुल। ML वर्मा, इसमें एक चीज मैं और कहना चाहूंगी कि ये जो ओमिक्रॉन के केसेस आ रहे हैं, इसमें भी अभी स्पष्ट आंकड़े जनता के सामने भी नहीं आ रहे हैं, न पॉलिटिकल पार्टीज के सामने आ रहे हैं, क्योंकि जीनोम सीक्वेंसिंग सिर्फ 2 जगह हो रही है। तो कितने केसेस ओमिक्रॉन के सुराइता जी, WHO इस पर बार बार चेतावनी दे चुका है कि यदि केसेस बढ़े तो 14 लाख तक केसेस आ सकते हैं। ऐसे में प्लानिंग और तैयारी हर किसी को करनी पड़ेगी, वरना हमने प्लानिंग नहीं करी तो जिस तरह से सेकेंड वेव में हमने हालात देखे वो एक बार फिर से आ सकते हैं। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता, और उस समय जब लोगों से सवाल किए जाएंगे तब लोग एक दूसरे का मुंह ताकते हुए, बगले झांकते हुए नजर आएंगे। ML वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगला सवाल आपसे, जी अगला सवाल ML वर्मा जी से है मेरा। ML वर्मा जी, जिस तरह से बीजेपी की व्यूह रचना उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले हुई है, एक तरफ मुख्य सचिव की पद पर तैनाती कर दी गई, दूसरी तरह से चुनाव के शंखनाद के साथ ही साथ चुनाव की सारी जिम्मेदारी, सारे फैसले की बात चुनाव आयोग के पक्ष में डाल दी गई। सरकार इस पर कहती हुई कुछ भी नजर नहीं आ रही है, ना ही कोई फैसला नजर आ रहा है। तीसरी बात यह कि मुख्यमंत्री खुद मंच से अब मथुरा की बात करते हुए नजर आते हैं। काशी की तो बात हो गई, अब मथुरा की बात करते हुए नजर आते हैं। क्या लगता है आपको कि चारों तरफ से घेरने का प्रयास किया जा रहा है? एक तरफ ब्राह्मण को पद पर बिठा दो और दूसरी तरफ से ब्राह्मणों को साधने की कोशिश करो। प्रियंका जी, मेरी आवाज आ रही? जी देखिए, एक तो आपसे मैं विनम्र निवेदन करूंगा कि आप सभी को बराबर का समय दीजिए। जी, आप विनोद जी को पूरा भाषण देने को समय दे देते हैं, हम लोग खाली बैठे रहते हैं। जी, मैं विनोद जी को समय नहीं देती, विनोद जी रुकते ही नहीं है, मुझे उन्हें रोकना पड़ता है। जी, आप अपना समय तो हम भी न रुके। आप जी बिल्कुल, ML वर्मा जी आपको पूरा समय मैं दूंगी, अपनी बात रखें आप। नहीं, अच्छा नहीं लगता है कि इस तरह से आप एक को दीजिए जिनका जो प्रेजुडिस होकर के बोलता हो, और वो भी चैनल के सामने। ठीक है ML वर्मा जी, आप अपनी बात रखें। मेरा जी देखिए, मैं एक तो किसी भी पक्ष की बात नहीं करता, निष्पक्षता की बात करता हूं। जी, पहली बात तो ये आपने पूछा कि दुर्गा शंकर मिश्र की नियुक्ति क्यों कर दी गई, ये प्रेजुडिस है और तमाम सी चीजें हैं। ये तो मेरे ख्याल से किसी को भी कुछ कहने का हक इसलिए नहीं है क्योंकि एक दिन बाद वो रिटायर करने जा रहे थे। अगर उनकी नियुक्ति नहीं करते तो रिटायर कर जाते, फिर वो नहीं उनका सहयोग ले पाते। जी। दूसरा, ये तो एक सेवा की बात हुई कि कौन व्यक्ति कितना कॉम्पिटेंट है, उसको अवसर मिल गया। जहां तक अवसर की बात होती है, बहुत से लोग ऐसे टैलेंटेड पड़े हुए हैं जिनको अवसर नहीं मिल पाता है, इसलिए उन्होंने धन्यवाद दिया। तीसरा प्रश्न आपका है कि माननीय योगी जी वो मथुरा की बात करने लगे और राजनीति की तरह से राजनीति को उसको जो है वो कर रहे हैं, तो ये कोई पार्टी ऐसी नहीं है। अभी हमारे जो साथी प्रेजुडिस होकर के तमाम सी बातें कर रहे थे, कोरोना की बात कर रहे थे, आप ताजुब करेंगे कि हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है जिसकी इतनी संख्या है, और आज विश्व में कोरोना के संदर्भ में अगर किसी ने जीत हासिल की है, बेहतर ढंग से जीत हासिल की है, तो हिंदुस्तान ने की है। आप हिंदुस्तान को इतना छोटा क्यों मानते हैं? नंबर 1। नंबर 2, आज कोरोना की वैक्सीन हिंदुस्तान दूसरे जगहों पे सप्लाई करता है। जी। अब आ जाइए प्रशासन की बात। प्रशासन के संदर्भ में यह है कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र बॉडी है, ये उसको डिसीजन लेना है कि उसको चुनाव कब कराना है, और चुनाव न कराने की स्थिति के कुछ नियम है। खाली 2 स्थिति पाई गई है जब वो चुनाव रोक सकता है, अन्यथा नहीं रोक सकता। आपके सामने उदाहरण पिछले साल के बिहार का दिया हुआ है। एक स्थिति है कि जब कभी कोई देश और दूसरे देश से लड़ाई की स्थिति रही हो, या कोई ऐसी भयंकर स्थिति हो जहां विद्रोह की स्थिति हो समाज में, देश में,
तो चुनाव रोका जा सकता है और कोई रोकने का, और मेडिकल का तो कहीं कोई दिया ही नहीं है कि किसी मेडिकल की कैजुअलिटी के कारण चुनाव। एमएल वर्मा जी, पंचायत चुनाव में जिस तरह की तबाही देखने को मिली, क्या इस तबाही को देखने के बाद भी हमें इस पर विचार नहीं करना चाहिए? यदि हम इस तरह की स्थितियां देखने के बाद भी उससे कोई सीख ना लें तो हम अपने आप को समझदार कैसे कहें? प्रियंका जी देखिए, समझने की बात है, किसी सिचुएशन को आपको समझना पड़ेगा, उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, उसकी वस्तुस्थिति क्या है। कोरोना का जो वेव की स्थिति है, जो पिछली बार का आया था वो भयंकर था। धीरे धीरे उसकी अब स्पीड कम हो रही है, और भारत जैसे देश में जहां पे इतनी संख्या थी, अचानक किसी व्यवस्था को कर पाना संभव नहीं, फिर हिंदुस्तान ने इतनी अच्छी व्यवस्था की है। नंबर एक। आप नंबर दो, आप कह रहे हैं उससे उदाहरण लेना चाहिए था क्या? आप बताइए कि कौन सी गवर्नमेंट ऐसी है जो हिंदुस्तान के अपने नागरिकों के लिए, जो कल्याण के लिए बनी हुई हो, वो कोरोना ले आएगी क्या? वो उसके तो रेक्टिफिकेशन के लिए लगी रहती है, और बेटर रेक्टिफिकेशन जवाब देने का मौका जी बिल्कुल आपके पास आऊंगी, बिल्कुल आपके पास आऊंगी। बेटर रेक्टिफिकेशन की बात आती है तो ऐसा कहना कि साहब उसे सबक लेना, सबक ले लीजिए, कोई बात नहीं। तो सबक में क्या होना चाहिए? अभी वो स्थिति नहीं है, और आपको 19 मार्च से पहले इलेक्शन का रिजल्ट दे देना है। 19 मार्च को योगी जी ने शपथ लिया था, तो उससे पहले आपको इस नए सरकार को बनाना है। अब आपको तय करना है कि क्या करना है। अगर भयंकर स्थिति ठीक है, 19 मार्च से पहले रिजल्ट देना है, लेकिन किन परिस्थितियों में देना है? ये सेकेंड वेव की स्थिति देखने के बाद 19 मार्च को रिजल्ट दे देना है, ये प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए। एमएल वर्मा जी, मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आपको समय को लेकर शिकायत नहीं होगी। मैं वापस आपके पास लौट के आऊंगी। गौरव जी कुछ जवाब देना चाह रहे थे। जी गौरव जी, क्या लगता है आपको? एमएल वर्मा जी जो कह रहे हैं कि 19 मार्च को रिजल्ट दे देना है, वो रिजल्ट दे देना है, ये ठीक है, समय पर चुनाव होने चाहिए, ये भी ठीक है, लेकिन दूसरी लहर की तबाही देखने के बाद भी, पंचायत चुनाव की तबाही देखने के बाद भी, क्या चुनाव सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए? लोगों की जान बड़ी है या चुनाव? प्रियंका जी, मुझे 1 मिनट मौका दीजिएगा, और मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपसे कि कोई उस बीच मेरे को इंटरप्ट ना करे। बिल्कुल बिल्कुल। जो एमएल वर्मा जी ने बोला और जो आपका सवाल है, मैं आपको जो एमएल वर्मा जी ने बोला है और जो आपका सवाल है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि चुनाव आयोग ने आज पीसी में अपनी साफ साफ कहा है कि हम सारे राजनीतिक दलों से मिले हैं, सबने आके अपनी बात रखी है, सबने कहा है कि चुनाव समय पे होने चाहिए, चुनाव ना टले, लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी चिंता करनी है कि उत्तर प्रदेश के लोगों की जान माल की रक्षा कैसे हो, कैसे व्यवस्थित चुनाव हो, कैसे उत्तर प्रदेश में शांतिपूर्ण चुनाव हो और कोई कोविड की वजह से बड़े नुकसान ना हो। तो ये काम अब चुनाव आयोग का है। मैं समझता हूँ कि इसमें बहस करने का कोई मतलब नहीं है। चुनाव आयोग ने आज समीक्षा की है, और समीक्षा के आधार पे वो अपना जो भी फैसला लेगा, सारी राजनीतिक पार्टियों को उसको मानना चाहिए, मेरा ऐसा समझना है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो कांग्रेस की प्रवक्ता है, मेरे को तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है और हंसी भी आ रही है कि एक पार्टी जो उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने आ रही है, उसका प्रदेश अध्यक्ष को सामने आकर ये कहना पड़े कि चुनाव आयोग से जो कांग्रेस की तरफ से मिला है वो ऑथोराइज्ड ही नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस जैसी पार्टी कितना सीरियस है उत्तर प्रदेश में, जिस पार्टी में आंतरिक मतभेद, लड़ाई झगड़ा इतना है। पहले ये अपना मैटर सुलझा लें, योगी जी और मोदी जी पे बाद में टिप्पणी करें तो ज्यादा बेहतर होगा। दूसरी बात, जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, जब आपने सवाल पूछा कि अखिलेश यादव जी ने जब आए थे, शपथ ली थी, तो किसी आईएएस अफसर को हटा दिया या उनको उत्तर प्रदेश से डेपुटेशन पे जाना पड़ गया, तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि एक सीनियर आईएएस अफसर थे, अशोक कुमार जी, उन्होंने साफ साफ आकर कहा था सामने कि उत्तर प्रदेश में नियुक्ति के लिए एक आईएएस अफसर की 70 लाख 75 लाख रुपए रेट चलता है, और मैं पैसा देने में सक्षम नहीं हूँ, इसलिए मेरे को जिम्मेदारी नहीं दी जा रही है, इसलिए मेरा अपॉइंटमेंट नहीं किया जा रहा है। बड़ी हैरानी की बात है कि जो पूर्व की सरकार है, समाजवादी पार्टी की सरकार या बसपा की सरकार में ये सब आरोप लगते रहे, उस पर विपक्ष का कोई भी साथी जो पैनल पे बैठता है कभी बात नहीं करता। उनका मात्र एक टारगेट होता है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलो, कैसे नरेंद्र मोदी जी ने देश तबाह कर दिया उस पर बोलो, कैसे योगी जी ने उत्तर प्रदेश को तबाह कर दिया उस पर बोलो। ठीक है गौरव जी, सवाल आप सत्ता में है, सवाल सबसे पहले आपसे ही किए जाएंगे, बाकी पार्टियों का नंबर तो बाद में आता है, बाकी पार्टियों से सवाल कर लेंगे, जब सत्ता में वो होंगे तो उनसे भी सवाल कर लेंगे। सुरायता जी, गौरव जी के सवाल का जवाब दीजिएगा। गौरव जी का कहना है कि कांग्रेस पार्टी को जब अपने दल के बारे में ही जानकारी नहीं है, तो उत्तर प्रदेश की जनता के प्रति कितनी सीरियस है, कितनी संजीदगी है, इस बात के बारे में साफ पता चलता है।
चलिए गौरव जी को पता चल गया, अब जनता को भी जवाब देने दीजिए। अभी 2 महीने बाद ही इसका 3 महीने बाद ही इसका रिजल्ट सामने होगा सबके। मुझे गौरव जी की जानकारी के ऊपर थोड़ा सा उतना बोलना नहीं है। मुझे जो बोलना है वो ये बोलना है कि जो विनोद जी बता रहे थे कि सिर्फ 2 टाइम पे चुनाव टाले जा सकते हैं, तो ML वर्मा जी मैं ये कहना चाह रही हूँ सुरायता जी, ML वर्मा जी ये कह रहे थे पंचायत चुनाव के बाद जब डेल्टा वेव आई थी, सेकेंड वेव, उसमें बहुत सारे लोग जो पंचायती चुनाव में जो ड्यूटी करने के बाद संक्रमित हुए थे और बहुतों की जानें गई थी। ये तो रिकॉर्ड में है, सभी लोगों को विदित है। अभी मेरा कहना ये है कि अगर चुनाव आयोग की ये जिम्मेदारी है कि चुनाव कराना, तो ऐसी अगर चुनाव आयोग ये चाहता और अगर प्रदेश हमारे केंद्र की सरकार ये चाहती कि ये क्योंकि कोरोना अभी जल्दी खत्म होने वाला नहीं है, ये WHO कई बार कह चुका है। ये ठीक है सुरायता जी, यही तो मेरा सवाल है। ठीक है, आपने अपनी बात कह दी, ठीक है, मैं आपके पास आती हूँ सुरायता जी, आती हूँ। अनुराग जी अगला सवाल मेरा आपसे है। जिस तरह से देखिए यहाँ पर जब चर्चा कर रहे हैं तो सुरायता जी और तमाम लोग ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि चुनाव आयोग इस मुद्दे पर फैसला लेगा। बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि चुनाव आयोग तो फैसला ले ही लेगा, वो स्वास्थ्य विभाग से भी बात करेगा, वो जनता के बारे में भी सोचेगा और वो फैसला लेगा। लेकिन राजनीतिक पार्टियों की दो मुहेपन की मैं यहाँ पर बात करना चाहती हूँ। यदि आप चाहते हैं कि जनता की जान बचे तो क्यों नहीं आप चुनाव आयोग से भी ये सिफारिश करते हैं कि यदि समय पड़े तो आप चुनाव टाल दीजिए। चुनाव आयोग से आप कहते हुए नजर आते हैं कि समय पर चुनाव कराइए और उसके बाद कहते हैं कि इस बात का फैसला चुनाव आयोग लेगा। देखिए, न तो हम लोग उस सुरायता जी में थे, न तो हम लोग इस चीज को जानते हैं कि चुनाव आयोग ने। ठीक है सुरायता जी, ठीक है, मैं मान लेती हूँ। अनुराग जी से मेरा सवाल है, उन्हें जवाब देने दीजिए। ये आपको चुनाव आयोग के जो रिप्रेजेंटेटिव है उनसे अरे आप अपनी जिम्मेदारी तो दिखाइए सुरायता जी, आप ये कहिए तो सही कि आपको जरूरत पड़े तो आप टालिए। आप अंदर से कहते हुए नजर आ रहे हैं कि नहीं साहब आप चुनाव करा दीजिए, और बाहर बैठकर डिबेट में आप ये कहते हैं कि चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। ये किस तरह की बातें, दो तरह की बातें आप कहते हुए नजर आ रहे हैं। ये बात साफ तौर पर चुनाव आयोग की भी कहिए कि आप रिसर्च करिए, आप हेल्थ विभाग से, हेल्थ मिनिस्ट्री से बात करिए, आप डॉक्टर से बात करिए, एक्सपर्ट से बात करिए, साइंटिस्ट से बात करिए। यदि स्थिति खराब हो तो चुनाव टालने की स्थिति भी होनी चाहिए। अनुराग जी सवाल था आपसे मेरा। जी अनुराग जी, फोन के बटन को आप अनम्यूट कर लें, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। अनुराग जी आपसे अनुरोध है, फोन बटन को अनम्यूट कर लें। जी आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही, बहुत मुश्किल में। जी अनुराग जी, क्या मैं अपना सवाल दोहरा दूं आपके लिए? हाँ बताएं जी। जी बिल्कुल, मेरा सवाल ये था कि बार बार हम चुनाव पर बातचीत कर रहे हैं, चुनाव आयोग पर तमाम पार्टियां इस बात को डालती हुई नजर आ रही हैं। मेरा सवाल ये था कि चुनाव आयोग से जब बातचीत की जाती है तब ये कहते हुए नजर आते हैं बंद कमरे में कि साहब आप चुनाव समय पर कराइए, और उसके बाद सारा दारो मदार आप चुनाव आयोग पर डाल देते हैं। अपनी जिम्मेदारी कब समझेंगे राजनीतिक दल? देखिए, निश्चित तौर पर हर राजनीतिक दल को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और जनता का हित किसमें है वो देखना चाहिए। और जिस तरीके का जो पुराना हम लोगों ने दौर देखा है कि पंचायत चुनाव में जिस तरीके से मौतें हुई और सारी चीजें हुई, तो कहीं ना कहीं कोरोना को देखते हुए हर राजनीतिक दल को इस पक्ष को भी ध्यान में रखते हुए चुनाव की अपील करनी चाहिए। लेकिन एक जो बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि कहीं ना कहीं विपक्षी दलों के मन में ये शंका भी है कि सत्ता पक्ष जो है वो अपनी अच्छी स्थिति ना होने के कारण ये कोरोना का बहाना लेके चुनाव को टाल सकता है। जी बिल्कुल विनोद जी 10 सेकंड का समय है मेरे पास। अनुराग जी समय बहुत कम है, विनोद जी को भी मैं समय देना चाहूंगी। जी विनोद जी अपना फाइनल कमेंट। सबसे पहला मैं बात बता देना चाहता हूं कि सच को आप रोक नहीं सकते। लोगों की बाजू पर जो चवन्नी का निशान है वो कांग्रेस रही है और कोई भी जो पुरानी पार्टी रही है उसके दौरान जो इंजेक्शंस लगे हैं, जो डोज फ्री में लगे थे, उसके निशान है। सब लोग अपनी बाजू झांक के देख लें। जो लोग ये कहते हैं कि मोदी जी की वजह से सिर्फ फ्री वैक्सीनेशन चल रहा है जो हर जगह दिखता है, ये प्रश्न हटा देते हैं। अब दूसरी जगह पे आ जाते हैं कि जिस तरीके की स्थिति देश की है, चुनाव आयोग पॉलिटिकल पार्टी से जब यह बात पूछता है कि चुनाव कराना चाहिए तो एक बार वित्त मंत्री को भी यह पूछना चाहिए व्यापारियों से आकर के कि क्या देश के अंदर सिनेमा हॉल खुले रहने चाहिए, आपकी दुकानें खुलनी चाहिए। तब कोई किसी से बात नहीं करता। चुनाव आयोग इतना निष्पक्षता से पूछता है कि क्या चुनाव कराना चाहिए, मतलब जो मौतें होंगी उसकी जिम्मेदारी कोई लेगा। मैं सिर्फ और सिर्फ एक बात करता हूं कि यहां यह नहीं है कि मुझे भाषण देना है। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं,
जिनके घर के लोग चले जाते हैं वो भी वोट देते हैं, क्या ये जनता सिर्फ गिनती बन के रह गई है? अगर इस जनता को आप जनता समझते हैं और जनता के अधिकार देना चाहते हैं तो फैसले भी पदों पे बैठे हुए लोगों को लेने पड़ेंगे, ना कि 5-5 लाख लोगों की रैली करने वाली कोई भी दल हो। लोगों की जान से खिलवाड़ करना अगर ये चलता रहेगा तो निश्चित तौर पे लोकतंत्र खतरे में है। हाईकोर्ट पहले ही कह चुका है कि चुनाव टालने चाहिए। इसी प्रकार हाईकोर्ट ने पंचायत में भी कहा था कि चुनाव रोकने चाहिए, पर जितनी सरकारों ने ना मान करके लाखों लोगों की जान लेने का कार्य किया, इसकी जिम्मेदारी किसी ने नहीं। जी बिल्कुल विनोद जी, तो राजनीतिक पद मिलती है, सत्ता मिलती है तो राजनीतिक जिम्मेदारी भी समझनी चाहिए, और अब कम से कम दूसरी लहर की तबाही देखने के बाद तो राजनीतिक जिम्मेदारी समझनी ही चाहिए। फिलहाल आप सभी ने अपना समय दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गौरव जी बहुत बहुत धन्यवाद, विनोद जी धन्यवाद, अनुराग जी बहुत बहुत धन्यवाद, सुरायता जी आपका धन्यवाद, और ML वर्मा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का मुद्दा में आज हम चर्चा कर रहे थे जिस तरह से चुनाव का शंखनाद हो चुका है, उत्तर प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी में बड़ा बदलाव हो चुका है, और दूसरी तरफ से मथुरा काशी की भी बातचीत हो रही है। कुल मिलाकर बीजेपी ने व्यूह रचना की शुरुआत तो कर दी है, व्यूह रचना रच दी है। देखना ही होगा कि विपक्षी पार्टियां इसका किस तरह से जवाब देती हैं, और आगामी चुनाव में ये फायदे सरकार को मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल आज के मुद्दे में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए के न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, शुभ रात्रि।